हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ चैनल पर। क्या हाल चाल दोस्तों। आज एक नई किताब की शुरुआत हो रही है, दैट इज सतीश चंद्रा मेडिवल हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसको हम लोग यहां पर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने आर एस शर्मा, जो ओल्ड एनसीईआरटी है आर एस शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री की, वो आप लोगों ने पूरी पढ़ ली होगी। मेरे साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा, और कभी अगर नहीं देख पाए हैं तो मैं कहूंगा कि यार उस सीरीज को देखो, क्योंकि ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जब हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस देता जाऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री का। देखो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में ये पढ़ रहे थे, ये कर रहे थे, है ना। बहुत सारी चीजों के नाम यहां पर आएंगे, क्योंकि लास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री का आता है तो चीजें ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जाने लग जाती हैं। तो कैसे वो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई एंशिएंट से मेडिवल की तरफ। हालांकि हमने ये देखा था, है ना, हमने देखा था कि गुप्तास जो है वो लैंड ग्रांट करने लग गए थे ब्राह्मणों को, है ना। तो वहां से चीजें चेंज हुई, फ्यूडलिज्म आ गया था। बट बात यह है कि जो फ्यूडलिज्म की बात हमने करी थी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, ये फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती कैसे है ना, यूरोप में कैसे होती है। इनफैक्ट हम देखेंगे किस तरह से चीजें चल रही थी अफ्रीका के अंदर, हम देखेंगे किस तरह से चीजें चल रही थी अरब कंट्रीज के अंदर, कैसे चीजें चल रही थी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। क्योंकि इस चैप्टर का नाम है ना इंडिया एंड दी वर्ल्ड। ये वैसे देखोगे तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी एंगल से, बट हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कहां पर क्या चल रहा था। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें यह आइडिया रहेगा जब भी हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे या कोई भी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इंडिया के कैसे टर्म्स थे। क्योंकि हम लोग जो है ना वो यूरोप के साथ भी ट्रेड कर रहे थे। जब मैं आपको यूरोप पढ़ाऊंगा तो आई विल डिस्कस द रोमन एम्पायर विद यू, है ना। रोमन एम्पायर को हम लोग बहुत सतही तौर पे जानेंगे कि रोमन एम्पायर क्या कैसा चल रहा था, दो पार्ट्स में बटा हुआ था। इंडिया का ट्रेड उनके साथ हो रहा था, जो कंट्रीज मेसोपोटामिया के अराउंड थे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कैसे अरब कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड हुआ, कैसे हमारा अफ्रीका के साथ हुआ, कैसे साउथ ईस्ट एशिया के साथ हुआ। तो इन सब चीजों को यहां पर हमें आज डिस्कस करना है। बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है इसमें, लेकिन आपके फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा, बहुत डेप्थ में मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, चैप्टर में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, बट मैं जहां तक कोशिश करूंगा आपको बताऊंगा सभी चीजें। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो नोट करने को आपको बोल दूंगा। क्लियर है, आपको आउटलाइन क्लियर होना चाहिए कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 2 भी आएगा। तो एनसीईआरटी का हमेशा एक पैटर्न होता है, वो कनेक्ट करता हुआ चलता है चीजों को। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, यहां पर कोशिश करेंगे एज सुन एज जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करें और पूरा नॉलेज आपको इस चैप्टर का मिल पाए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इंडिया एंड दी वर्ल्ड। अब दोस्तों इंडिया एंड दी वर्ल्ड को जब हम पढ़ रहे हैं, अच्छा उससे पहले ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को, इस क्यूआर को जो आप स्कैन कर सकते हैं, और मेरा ये टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री बाय आसिम सर करके, तो आप इसे स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको कोई भी तरह की दिक्कत है, कुछ है, तो इसके साथ एक डिस्कशन ग्रुप भी अटैच्ड है इसके साथ, तो आप उसमें आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग खत्म हो गई थी। अब जो अगला फेज यहां पर होगा वो होगा समवेयर अराउंड 800 से लेकर, यानी कि 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी, यानी कि ये जो 10 सेंचुरीज की कहानी है ना, ये जो आपकी 1000 साल की कहानी है, इसको यहां पर हम लोग थोड़ा पहले मोटे मोटे रूप से देख लेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे किस तरह से मेडिवल हिस्ट्री आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए आप लोग, इंडिया एंड दी वर्ल्ड। अब देखिए, पहले तो आपको आउटलाइन होना चाहिए कि इंडिया एंड दी वर्ल्ड में हम लोग पढ़ने क्या वाले। कुछ छोटा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, अब बड़ा लिख दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करेंगे यहां पर यूरोप। आई विल डिस्कस व्हाट एम्पायर वाज देयर इन यूरोप। यूरोप में क्या चल रहा था, रोमन एम्पायर की बात करेंगे, बाइजेंटीन एम्पायर की बात करेंगे। ठीक है, जहां पर बाद में जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल के आसपास बसना शुरू हुआ उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द अरब्स में यहां पर किस तरह से अब्बासिड एम्पायर जो है वो यहां पर आया। ठीक है, क्योंकि ये सब बेस है, ये सब फाउंडेशन है, ये नहीं जानोगे तो बेसिक कैसे स्ट्रांग होगा। अधिकारी बनोगे ना, कलेक्टर, इतना इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कहां क्या चल रहा था लेमैन टर्म्स में। ये नहीं कह रहे घुस जाओ एकदम, क्योंकि हमें वहां की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। हम जब यूरोप पढ़ेंगे, रोमन एम्पायर देखोगे डिवाइड हो गया था दो पार्ट्स में, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड द ईस्टर्न पार्ट। ठीक है ना, और जो ईस्टर्न पार्ट था वो बैजेंटीन एम्पायर कहलाया, कॉन्स्टेंटिनोपल जगह का नाम है। ठीक है, वहां पर उसके अराउंड बसा
कैपिटल उसकी कॉन्स्टेंटिनोपल बनी, राइट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अरब्स, अबासिड्स, जब इस्लाम का राइज हुआ 7th सेंचुरी में, तब वहां पर क्या था, फिर अरब्स आए तो उन्होंने किस तरह से चीजों को यूनाइट किया, फिर एक अबासिड अंपायर बना जिसकी कैपिटल कहां पर थी, ये सब बेसिक चीजें होंगी, ठीक है। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट, प्लीज नोट करिएगा, अफ्रीका। अब कैसे अफ्रीका जो है वो ट्रेडिंग अफ्रीका से स्टार्ट हो जाती है, किस प्रकार से ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से आप देखोगे बहुत सारा सी ट्रेड होना शुरू हो जाता है ना, और इंडियन ओशन ट्रेड में ये लोग काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। अब जब इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, तो मेरा जो डिस्कशन होगा वो आपसे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू चाइना, ठीक है। चाइना के बारे में हम बात करेंगे। हम और भी यहां पर जो आपके जो कंबुजा अंपायर था, है ना, शैलेंद्र अंपायर था, ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट चाइना, कैसे यहां पर चाइना में आपको डायनेस्टीज देखने को मिली, चाइना की टेक्नोलॉजी फ्लो करी, है ना, मार्को पोलो भी ट्रैवल करके गए, है ना, वेनिशियन ट्रैवलर थे, वो ट्रैवल करके गए। तो ऑल दीज थिंग्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो इंडिया एंड दी वर्ल्ड में हमें इस चैप्टर में खाली ये समझना है कि इंडिया का चूंकि इन सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस थे, ये हमने एंशिएंट इंडिया के अंदर ही पढ़ा था, है ना। तो इंडिया के चूंकि इन सबके साथ ट्रेड रिलेशंस थे, तो हम ये समझते हैं कि इन जगहों पे क्या क्या कैसा चीजें पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा था, कौन कौन सी डायनेस्टीज एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है ना। अब जरा यहां समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि भाई देखिए 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक की कहानी, 8 से लेकर 18 सेंचुरी तक की जो कहानी होगी, यानी जो 1000 ईयर्स की कहानी है दोस्तों, है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, जो कि इन जगहों में, इन सारे जगहों में जो इंडिया पे भी इंपैक्ट डाला। क्यों? क्योंकि इंडिया का इनके साथ ट्रेड रिलेशंस था, ठीक है। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस, और ये इंपैक्ट डालते हैं इंडिया एंड दी वर्ल्ड में, ठीक है, इंडिया एंड दी वर्ल्ड में। तो यहां समझने वाली पॉइंट ये है बस कि सर कि भाई 8 से लेकर 18वीं शताब्दी तक इस पीरियड में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, ठीक है, वो सारे चेंजेस हुए जिससे आपको इंडिया और वर्ल्ड के अलग एरियाज में चेंज देखने को मिलता है और आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नया मैंने बताया ना बहुत सारे चेंजेस, कैसे चेंजेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल सोशल, ठीक है, इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर है। अब इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्यों पड़ा, एज आई सेड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, व्हाई इट इंपैक्टेड इंडिया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चलिए देख लीजिए, व्हाई इट इंपैक्टेड इंडिया, इंडिया पे क्यों इसका असर पड़ा। दो इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि भैया इंडिया का ट्रेड रिलेशंस थे इन सारे कंट्रीज के साथ, ठीक है ना। पहला लिखिएगा ट्रेड रिलेशंस, ठीक है, और दूसरा लिखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल रिलेशंस। ये दो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे थे, हमारे कल्चरल रिलेशंस भी जो है वो इन कंट्रीज के साथ थे। दैट इज वाई इंडिया पे भी इंपैक्ट पड़ा। यानी कि जब यूरोप में कुछ चेंजेस हुए पॉलिटिकल सोशल, जब अरब में चेंजेस हुए पॉलिटिकल सोशल, जब अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट में जब चेंजेस हुए पॉलिटिकल सेटअप में, है ना, और इसके अलावा कल्चरल सेटअप में, सोशल सेटअप में, तो उसका इंपैक्ट आपको इंडिया में देखने को मिला, ठीक है, क्लियर। क्यों बता दिया मैंने, व्हाई इट इंपैक्टेड, बिकॉज हमारे ट्रेड रिलेशंस थे इन दोनों के साथ, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो ट्रेड रिलेशंस था वो मेडिटेरेनियन के साथ था, मेडिटेरेनियन यानी कि मेडिटेरेनियन रीजन के अराउंड जो कंट्रीज थे उनके साथ था, ठीक है ना। कंट्रीज अराउंड मेडिटेरेनियन, कंट्रीज अराउंड मेडिटेरेनियन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इसको बीचों बीच लिख लीजिए। कंट्रीज अराउंड मेडिटेरेनियन
एंड दिस इंक्लूडेड व्हाट, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, दिस इंक्लूडेड बोथ द थिंग्स टू, फर्स्ट वॉज रोमन अंपायर, रोमन अंपायर आपको मेडिटेरेनियन के अराउंड ही दिखेगा, और दूसरा दोस्तों, दूसरा जो है वो है पर्शियन अंपायर, पर्शियन अंपायर। ये बात समझ में आ गई। मैं आपको सिंपली यहां पर इतनी चीजें बता रहा हूं, ज्यादा चीजें आपको यहां पर बता नहीं रहा हूं, मतलब जितनी, ये तो आपको पूरा एनसीईआरटी मिल जाएगा। तो कहानी यहां पर कुल मिला के ये है, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया एंड दी वर्ल्ड, समझना बस इतना है कि भाई जो भी पॉलिटिकल चेंजेस, जो भी सोशल चेंजेस वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे हुए, उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस रखते थे, है ना, किनके साथ, रोमन्स के साथ, है ना, रोमन एम्पायर के साथ, पर्शियन एम्पायर के साथ, इन सब के साथ हमारे ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस थे। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि 8 से लेकर 18वीं शताब्दी तक, ये 1000 साल का जो टेन्योर है, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हुए, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इंपैक्ट इंडिया के ऊपर देखने को मिला। और रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई रीजन ये है कि हम ट्रेड करते थे इनके साथ, ठीक है। चलिए अब शुरुआत जो कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं यूरोप के साथ। प्लीज गिव द हेडिंग यूरोप, प्लीज गिव द हेडिंग यूरोप। अब जरा एक डायग्राम बना के दे रहा हूं आपको, बड़ा अच्छे से आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। मान लीजिए ये है आपका यूरोप, ठीक है, ये है आपका यूरोप, और यूरोप के बीच में आपको यहां दिख रहा है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना, ये आपका बीच में जो है वो सी है। अब इस साइड दिस इज योर वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ये जो है ना यूरोप, ये यूरोप डिवाइडेड था, डिवाइडेड इनटू टू। एक तो था वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक था ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, प्लीज नोट करिएगा, बाइजेंटीन अंपायर। बस सिंपली डरिए नहीं, सिंपली मैं आपको बता रहा हूं कि यूरोप जो है, यूरोप आप देखोगे तो वो ब्रोक हो गया था, रोमन एम्पायर था पहले। देखो यूरोप में क्या था, ऐसे नोट कर लो कि यूरोप में पहले क्या था, रोमन एम्पायर था। यूरोप में क्या था, रोमन एम्पायर था, और रोमन एम्पायर आप देखोगे कि आते आते कुछ टाइम बाद ब्रोकन इनटू टू, ब्रोकन इनटू, एक तरफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक तरफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक बात। अब जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था ना, यहां पर आपको स्लैव, जर्मनैक, इस तरह के लोग जो है वो यहां पर ट्राइब्समैन रह रहे थे, ठीक है। प्लीज नोट करिएगा कि इस साइड वेस्टर्न रोमन एम्पायर में यू विल फाइंड जर्मनैक, ठीक है, यू विल फाइंड स्लैव, ये ट्राइब्समैन रह रहे थे। रह क्या रहे थे, इनफैक्ट ऐसा समझिए कि ये लोग जो है रशिया, ये लोग जो है वो रशिया की तरफ से आए थे, और रोमन एम्पायर को इन लोगों ने खूब प्लंडर किया, खूब लूटा। हालांकि बाद में जाके ये लोग यहीं पर सेटल हो जाते हैं, ठीक है, और ये लोग यहीं पर आके रहने लग जाते हैं, है ना। और जो ओल्ड पॉपुलेशन थी उनके कैरेक्टर को भी चेंज कर दिया। अब ये लोग बाहर से आए हैं, ये लोग बाहर के एरिया के लोग हैं, वो आए वहां पर, प्लंडर किया उस एरिया को, लूटपाट करी उस जगह पे जाके, ठीक है। बाद में फिर हालांकि कुछ टाइम के बाद वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और वहां से क्या हुआ, बहुत सारी चीजों, बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला, जैसे गवर्नमेंट के जो फॉर्मेशन है उसमें जहां पर चेंज देखने को मिलता है, क्लियर, मतलब फिर जो पैटर्न था गवर्नमेंट का वो चेंज हो गया, और बहुत सारी चीजें यहां पर चेंज हुई। और यही एरिया था, यही टाइम पीरियड था जब यहां से बहुत सारी मॉडर्न, जो मॉडर्न यूरोपियन नेशंस हैं, उनका फाउंडेशन स्टोन यहां से लेट डाउन होता है। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको ही समझना है कि यूरोप जो है वहां पर रोमन एम्पायर था, वो टू में बढ़ जाता है। एक तरफ है वेस्टर्न रोमन एम्पायर, एक तरफ है ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर में आप देखोगे तो जर्मनैक और ये स्लैव, ये लोग जो है, ये क्या है, ये बेसिकली ट्राइब्समैन है, ट्राइब्स हैं, ये यहाँ पर आते हैं, प्लंडर करते हैं, बाद में सेटल हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बाहर के लोग सेटल होंगे तो मिक्स हो जाएंगे, राइट, इस तरह की चीजें यहां पर हुई, क्लियर है। अब इसकी जो कैपिटल थी वेस्टर्न रोमन एम्पायर की, या फिर आप ऐसे लिख लिए वेस्टर्न, हाँ, इसकी जो कैपिटल थी वॉज रोमन,
लिखिएगा रोम। इसकी जो कैपिटल आपको देखने को मिलेगी यहां पर नोट कर लीजिए, दिस इज रोम, ठीक है। और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था इसकी कैपिटल आपको मिलेगी यहां पर, एंड दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल आज की डेट में ये प्रेजेंट टाइम दिस इज वेरी क्लोज टू इस्तांबुल, टर्की, ठीक है। तो ये आपको यहां पर इस तरह देखने को मिलेगा, इसकी कैपिटल वाज रोम, इसकी कैपिटल वाज कॉन्स्टेंटिनोपल। क्लियर है। अब कौन कौन से कंट्रीज थे इसके अराउंड, जैसे आप देखोगे, अगर मैं आपको ईस्टर्न रोमन एम्पायर की बात करूंगा तो आपको यहां पर मॉडर्न टर्की, सीरिया, है ना, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका का एरिया। तो बेसिकली कौन कौन से कंट्रीज मिल रहे हैं आपको, यहां पर मिल रहे हैं आपको सीरिया, ठीक है। यहां पर आपको कौन सा मिल रहा है, नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में भी कौन सा, अगर आप देखोगे तो इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट में। ये थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मॉडर्न डे टर्की, मॉडर्न आज के टाइम में जो टर्की है वो था। अब जरा कहानी को सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या होता है कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है ना वो तो कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, पर ये लोग जो है इनका कंपायर कंटिन्यू रहता है, यानी कि जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है वो कंटिन्यू करता रहा, लेकिन जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो यहां पर कोलैप्स कर जाता है। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आपको स्ट्रांग मोनार्की देखने को मिलती है, यानी कि जो रोम का ये वाला एम्पायर था यहाँ पर स्ट्रांग मोनार्की थी, यहाँ पर हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ ये डाउनफॉल नहीं हो पाया इसका, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो डाउनफॉल हो जाता है उसका, ठीक है, बट दिस कंटिन्यूड। अब यही ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है यहां पर आप देखोगे कि जो चर्च है ना, वो बड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, और उन्हीं लोगों की मदद की वजह, इन्हीं लोगों के एफर्ट्स की वजह से जो रशिया है वो आज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं लोगों के एफर्ट थे, बाइजेंटीन रूलर्स के एफर्ट्स थे कि जो रशिया है उसमें आज देखो वहां पर क्रिश्चियनिटी में लोग कन्वर्ट हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं तो इस एम्पायर में आपको दो चीजें मिल रही हैं, ठीक है। पहला चीज क्या, स्ट्रॉन्ग मोनार्की, स्ट्रॉन्ग मोनार्की, ठीक है, और इस साइड आप और साथ में लिख लीजिए हाईली सेंट्रलाइज्ड, हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपका यहां पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस अंपायर के साथ दो चीजें यहां पर थी, और ये भी ध्यान रखिएगा कि बाइजेंटीन जो अंपायर था ये वाला, इसी की मदद से ही, ठीक है, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से ही क्या हुआ, रशिया जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, उसको आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा, अच्छा सर किस चीज की बात कर रहे हैं, जरा देखिए यहां पर आप। अब ये कुछ आप यहां देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा रोमन एम्पायर था, ठीक है, और ये रोमन एम्पायर अब क्या हो रहा है, ये डिसइंटीग्रेट, एक तरह से डिवाइड हो गया। तो आपको एक तरफ दिख रहा है वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है ना, और रेड से, और जो आपको ब्लू से दिख रहा है दैट इज देयर ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। इधर आप कुछ देखोगे, इधर जाओगे, यहां पर आप देखोगे तो यू विल फाइंड समवेयर हियर, यहाँ आपको मतलब समवेयर इधर ही आप देखोगे तो रोम आपको मिल जाएगा, ठीक है, हो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो। और इधर आप आओगे तो यहां पर इधर यू विल फाइंड कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। तो बस समझना इतना ही है कि इस तरह कुछ अंपायर था। एक बात ये क्लियर हो गई सर क्या, कि भैया सर ये वाले जो अंपायर थे ना, ये वाला जो अंपायर है इधर ये कोलैप्स हो जाता है, ये कंटिन्यू करता है ईस्टर्न वाला पार्ट, क्यों, क्योंकि यहां पर मोनार्की बहुत सेंट्रलाइज होती है, और दूसरा मोनार्की स्ट्रांग होती है, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ा सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। तो आई होप यहां पर दो चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन बाद में फाइनली बाइजेंटीन एम्पायर भी इसका डाउनफॉल भी हो जाता है 15 सेंचुरी आते आते, ठीक है ना। तो ये भी डाउनफॉल होता है, इनका डाउनफॉल भी होता है कब, आपको पता होगा, क्योंकि टर्क्स ने क्या किया था, टर्क्स ने आप देखोगे तो कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई कर लिया था, कॉन्स्टेंटिनोपल इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। अब सोचने वाली बात यही है कि अगर कैपिटल जो थी वही ऑक्यूपाई हो गई तो भाई ये जो बाइजेंटीन था ना, है ना, बाइजेंटीन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर, ये इसका डाउनफॉल हो जाता है।
है ना, और टर्क्स जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये आपका लगभग 15 सेंचुरी के आसपास की कहानी है। तो दोस्तों यूरोप में आपको बस इतना यहां पर मोटे मोटे तौर पे आपको हमेशा याद होना चाहिए कि भाई हम जब ये शुरुआत कर रहे हैं 8th सेंचुरी के आसपास की कहानी, हमने 700 तक देख ही लिया था ऑलमोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे, तो जब हम 800 से शुरुआत कर रहे हैं तो पहले हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा था। तो हम पहले जब यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप रोमन अंपायर वहां पर था, ठीक है, और रोमन अंपायर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड था, टूट गया था। एक तरफ वेस्टर्न रोमन अंपायर और एक तरफ ईस्टर्न रोमन अंपायर। दोनों की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये पहले ही इसका डाउनफॉल हो गया, सिटीज खत्म हो गए, ठीक है, और ये कंटिन्यू करता रहा आगे तक, ठीक है। और इन्हीं के एफर्ट्स थे कि बाद में रशिया जो है वो बड़ा ही बुक रशिया कन्वर्ट होता है क्रिश्चियनिटी में, है ना, क्योंकि यहां पर जो चर्च थे वो बड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, है ना, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन ऑर्थोडॉक्स था। तो ठीक है, बट फाइनली 15 सेंचुरी आते आते बाइजेंटीन अंपायर भी खत्म होता है। तो कब खत्म हुआ? 15वीं शताब्दी में। अब आपको जो अगला चीज पढ़नी है वो ये कि यूरोप में क्या क्या चीजें चल रही थी, ठीक है ना, ठीक है। अब जरा यहां पर दो बातें जो है वो यहां पर समझिए, नेक्स्ट टॉपिक में दो बातें यहां समझिए आप। चलिए देखिए, अब यहां पर मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, प्लीज सी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे कि फ्रॉम दिस 6th सेंचुरी टू द 10th सेंचुरी, ये वो पीरियड था, मिडिल यूरोप की बात, मिडिल हम एजेस की बात करें तो ये वो पीरियड था जब डार्क एज कहा जाता था। इट इज रिफर्ड टू एज द डार्क एज, इट इज रिफर्ड टू एज द डार्क एज। बात समझ में आ रही है? पर क्यों इसको डार्क एज क्यों कहते थे? तीन इंपॉर्टेंट रीजंस, कई रीजंस है, मैं आपको यहां पर तीन लिख के दे रहा हूं। अब ये जो पीरियड है 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक इन यूरोप, इट वाज अ पीरियड ऑफ डार्क। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरा मतलब ये नहीं कि रोशनी नहीं थी, मतलब एवरीथिंग वाज डार्क। व्हाई? बिकॉज यू विल सी देयर वाज डिक्लाइन इन कल्चर, साइंस एंड कल्चर, ठीक है। क्या हुआ था? डिक्लाइन इन व्हाट? डिक्लाइन इन साइंस एंड कल्चर, डिक्लाइन इन साइंस एंड कल्चर। साइंस एंड कल्चर डिक्लाइन कर गया। इससे पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन जब रोमन अंपायर, देखो रोमन अंपायर तक चीजें बहुत बढ़िया थी जब तक रोमन अंपायर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। लेकिन जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद चीजें प्रॉब्लम बढ़ती गई। और एक तरफ जब वेस्टर्न रोमन अंपायर डिक्लाइन कर गया पूरी तरह से, तो सिटीज खत्म हो गए वहां पर। अब मतलब रूरल एरिया बन गया एक तरह से वो, ठीक है। तो डिक्लाइन हो गया साइंस एंड कल्चर का। अब साइंस और साइंस है ही नहीं, लोग हर चीज रिलीजन के हिसाब से चल रही है ना। मैंने कहा ना, ऑर्थोडॉक्स चर्च ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का क्या कहना था, तो बड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट की चल रही थी। दूसरा, अर्बन लाइफ अंडर ग्रीक्स एंड रोमन्स डिसअपीयर्ड। अर्बन लाइफ अंडर ग्रीक्स एंड रोमन्स डिसअपीयर्ड। समझ में आ रहा है? और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इस पर्टिकुलर फेज में हमेशा लगातार कांस्टेंट वॉरफेयर चलता रहा, लगातार लड़ाइयां चलती रही। दैट इज वाई इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फेज को हम लोग कहते हैं डार्क एज। लेकिन ये एक ऐसा फेज भी है दोस्तों, ये एक ऐसा फेज भी था, हाउएवर ये एक ऐसा फेज भी है जब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बहुत हुआ। इस पीरियड में एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होना शुरू हुआ। सर कैसे हो सकता है? अरे भाई, जैसे मैंने कहा ना कि भाई जो सिटीज है खत्म हो गए, है ना, वेस्टर्न रोमन अंपायर खत्म हो गया, तो आप देखो उस जगह फिर एग्रीकल्चर शुरू हुआ। मतलब थिंग्स आर लाइक बैक टू बेसिक्स हो गई। तो पॉइंट इज कि यहां पर बहुत डार्क एज इसको बोला जाता है, बिकॉज साइंस खत्म हो गया, कल्चर खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी इज फिनिश्ड, ठीक है, अर्बन लाइफ खत्म हो गई, कॉन्स्टेंटली वॉरफेयर हो रहा है। लेकिन यही वो फेज है जब लोग हैं अब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर रहे हैं, और धीरे धीरे यही एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होते होते यू विल फाइंड कि बहुत बदलाव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, दो चीजों यहां पर आउटकम निकल के आते हैं। जब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ खूब सारा, तो इसके यहां पर दो आउटकम निकल के आते हैं। क्या 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 चीजें आउटकम आएंगी? फर्स्ट इज रिवाइवल ऑफ सिटी, रिवाइवल ऑफ सिटी, है ना, रिवाइवल ऑफ, नोट करिएगा, रिवाइवल ऑफ सिटी लाइफ फ्रॉम 10th सेंचुरी, फ्रॉम 10th सेंचुरी, ठीक है। 10वीं शताब्दी से
फिर से सिटी लाइफ स्टार्ट होती है, और दूसरा फॉरेन ट्रेड बढ़ना शुरू हो जाता है। प्लीज नोट करिएगा, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत ही कम लोग आपको ये चैप्टर पढ़ाते हुए देखेंगे, बट आई थॉट कि नहीं, हम सीरीज कर रहे हैं तो आपको इसका एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई चूंकि रोमन अंपायर डिक्लाइन किया, तो उसके बाद जब कोई भी अंपायर डिक्लाइन करता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो चरम पे चीजें होती है वो गिरती हैं। तो यहां पर भी इसको डार्क एज बोला गया रोमन अंपायर के डिक्लाइन के बाद, क्योंकि हर चीजें खत्म हो रही थी। अर्बन लाइफ खत्म हो गई, साइंस एंड कल्चर खत्म हो गया, कॉन्स्टेंटली पूरा एरिया लड़ाई चल रही है, बट एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ही पैरेलली हो रहा था। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में कई टाइम लगा, देखो 10th सेंचुरी आते आते अब सिटी का रिवाइवल हो रहा है, अब फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, ये चीजें यहां पर होना शुरू होती है, ठीक है। और इसके बाद इसी का आउटकम ये था, यहां पर इसी का आउटकम क्या देखने को मिला कि हम देख रहे हैं कि 12th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक अब चीजें ऐसी बढ़ी, ऐसी ग्रो करी कि मैंने आपको बताया ना, फाइनली जो बाइजेंटीन एम्पायर भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो 12th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी की कहानी में आपको 4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, चलिए प्लीज लिख लीजिए, आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। यस प्लीज, चलिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट, अब देखो 12th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी में क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो वेस्टर्न यूरोप क्या हो रहा है, जब सिटी लाइफ वापस आने लगी, जब फॉरेन ट्रेड बढ़ने लगा, तो जो वेस्टर्न यूरोप था वो अगेन हाई लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी वापस आने लगी इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो जो वेस्टर्न यूरोप है वहां पर फिर से हाई लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी देखने को मिलने लगी, हाई लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी देखने को मिलने लगी। नंबर टू, यस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ। ग्रोथ किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3, सब चेंजेस हो रहे हैं, देखो कहां पर ले जा रहा है, ग्रोथ ऑफ टाउन्स हुआ, ग्रोथ हुआ किसका, टाउन्स का, ग्रोथ ऑफ टाउन्स। फिर उसके बाद डी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इसको, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, यानी कि जब भी एजुकेशन का माहौल आएगा, सबसे अगर जरूरी है सोसाइटी को सिविलाइज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। एजुकेशन चीजें बदल रख देती है एकदम, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज टू बी एजुकेटेड। 12th से 14th सेंचुरी के बीच में ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप देख रहे हो, फिर से वेस्टर्न यूरोप पावर रिगेन कर रहा है, हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वापस आ रहा है, टाउन्स की वापस से ग्रोथ हो रही है, स्टैब्लिशमेंट हो रहा है यूनिवर्सिटीज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन नंबर ऑफ सिटीज सच एज पदुआ एंड मिलान इन इटली, 2 सिटीज की बात हुई है, सिटीज लाइक ठीक है। अब आपको इतना सिटी लेवल पे जाके याद करने की अभी जरूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। तो बेसिकली इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि न्यू लर्निंग स्टार्ट हुई। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, न्यू लर्निंग जो है वो शुरू हो गई। अब जब नया लर्निंग होगा, नई सोच होगी, तो यहां से शुरू हुआ रेनासा, दैट इज रैशनलिज्म। हर चीज पे क्वेश्चन लगना शुरू हो गया। यानी कि अभी तक जो चर्च का बलबोला था, है ना, जैसे मैंने कहा कि बाइजेंटीन अंपायर था, बाइजेंटीन रूलर्स जो हैं वो चर्च से बड़े ही गाइड होते थे। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च वहां पर बड़ा ही डोमिनेटिंग था, बड़ी उसकी पावर थी, यानी कि चर्च बहुत पावरफुल था, राइट। हर चीज बहुत रिलीजियस एस्पेक्ट से होती थी। लेकिन 12th 14th सेंचुरी आप देखिए, फिर से क्या हुआ कि रिवाइवल हुआ, और फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, टाउन ग्रो करते हैं, एंड देन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो अब हर चीज पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 12th एंड 14th सेंचुरी आते आते अब क्या हुआ, यहां पर जब न्यू लर्निंग होगी तो न्यू लर्निंग से शुरू होता है रेनासा, रेनासा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेनासा जो है वो चीजों को, बर्थ ऑफ रेनासा, प्लीज नोट कर लीजिएगा, बर्थ ऑफ रेनासा, बर्थ ऑफ रेनासा, वेरी इंपॉर्टेंट।
हर चीज पे क्वेश्चन होने लगा, चर्च की हर चीजों पे सवाल उठने लगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये चीजें यहां पर इस तरह से चली 8 से लेकर 14 तक। लेकिन इस पीरियड के दौरान यहां पर और क्या हो रहा था वो यहां पर हमें समझना है, और दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर जो मैं आपको एक बार में बताने की यहां कोशिश करूंगा, ठीक है, और आप लोगों के लिए सिंपल हो जाएगा। चलिए देखिए, यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका आउटकम ये तो ठीक है, लेकिन जब हम यहां पर इसको देख रहे थे, ये हम यूरोपियन एम्पायर को देख रहे थे, रोमन एम्पायर को, तो यहां पर दो डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। क्या चीज? सबसे पहली चीज है ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखो, टू इंपॉर्टेंट चेंजेस, टू इंपॉर्टेंट चेंजेस इन यूरोप। हम लोग कह रहे हैं ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई इंडिया पे इम्पैक्ट कैसे पड़ा, यही देख रहे थे ना हम लोग। और हमने क्या कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि यूरोप में क्या चल रहा था, अफ्रीका में क्या चल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या चल रहा है, ताकि हमको पता चलेगा, क्योंकि हम लोग इन जगहों से ट्रेड करते थे। तो अब यूरोप में दो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। एक ही स्लाइड में आपको 1-1.5 पन्ना समझा दूंगा एनसीईआरटी का। देखिए बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट चीज है फ्यूडलिज्म। पहला है फ्यूडलिज्म, और दूसरा लिखिएगा रोल ऑफ चर्च। वेरी इंपॉर्टेंट। इन दो चीजों में चेंजेस देखने को मिलते हैं यूरोप के अंदर। अब फ्यूडलिज्म की शुरुआत यहां से होती है एक्चुअली, मतलब यूरोप के अंदर यहां से होती है। कैसे क्या होता है वो चीज यहां पर आपको समझाता हूं, जरा देखिएगा और समझिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, फ्यूडलिज्म के अंदर भी दो चीजें आएंगी। एक आएगा सर्वडम एंड मैनोर, डोंट वरी, लिख लीजिए, बताता हूं उसका मतलब आपको। और दूसरा लिखिएगा मिलिट्री। अब हमने इंडिया में मैंने ऑलरेडी बताया था कि फ्यूडलिज्म किस तरह से चल रहा था। अगर वहां का भी नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, अभी भी समझ सकते हो कि फ्यूडलिज्म कैसे क्या होता है, कैसे होता है। देखो इंडिया में क्या था, एक बस रफ आइडिया ले लो, मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल गुप्ताज थे, ठीक है, गुप्ताज थे। अब मान लीजिए गुप्ताज इस एरिया पे पूरा रूल कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि गुप्ताज ने फॉर एग्जांपल इस एरिया को भी कैप्चर किया थोड़ा बहुत, क्लियर है। अब जब कैप्चर किया ना उन्होंने, तो अब ये जो एरिया जो कैप्चर नया करके आए, नया जो उनको मिला, तो ये लोग खुद इसको अपने अंडर नहीं लेते थे। रादर यहां का जो राजा होता था, उस राजा को बोलते थे कि भाई तुमको हमें खाली यहां पर क्या करना है, सलाम ठोकना है, जमीन तुम्हारी, तुम ही इसको करो, तुम ही इसको मेंटेन करो। तो बेसिकली ये सब चीजें शुरू हो गई थी पहले मौर्यास के टाइम से ही। ये मौर्यास ने करना शुरू कर दिया था, इफ यू रिमेंबर, ये चीजें मौर्यास के टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी। कि मौर्यास क्या कर रहे थे, कुछ जमीन जैसे उन्होंने कब्जाई, जीता इस एरिया को, तो इस एरिया को जीता तो उन्होंने इस राजा को दे दिया कि तुम ही यहां पर अपना संभालो, है ना। और गुप्तास के टाइम आते आते क्या हुआ कि भाई अब ये जो राजा लोग हैं जिनको जमीनें मिल गई हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, ये जमीन इनको क्या दिया गया, पावर। गुप्ता के पीरियड में, गुप्तास के टाइम आते आते ये लोग क्या करते थे, यहाँ का जो किंग होता था, किंग ने क्या किया कि इस पर्टिकुलर एरिया को जो राजा जो जीता वो राजा को दे दिया कि तुम ही देखो, तुम ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, तुम ही टैक्स कलेक्ट करो, तुम ही सारे काम यहाँ के करो, तुम ही लोगों को पनिश करो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमें हफ्ता मिलता रहना चाहिए। तो ये शुरुआत हुई यहां पर फ्यूडलिज्म की। ये है फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको इंडिया में एक्चुअली फ्यूडलिज्म सामंतवाद जो है ना वो है। मतलब बेसिकली आप देखो क्या हुआ, फ्यूडलिज्म कैसे आया। फ्यूडलिज्म बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक लैंड का ओनर बन जाएगा। अब ये जमीन क्या हुआ, राजा ने कोई एक एरिया जीता, यहां के राजा से वो जमीन नहीं ली, ऐसा नहीं हुआ कि इसने कब्जा कर लिया हो, ऐसा नहीं किया। यहां के राजा को बोला तुम हमें सलाम ठोकते रहोगे, बाकी लॉ एंड ऑर्डर को तुम ही मेंटेन करोगे, ठीक है, पब्लिक जो भी चीजें मांग रही है तुम फुलफिल करोगे, पनिशमेंट तुम ही दोगे, हर चीज तुम फुलफिल करनी है तुमको। तो भाई ये लोग बड़े पावरफुल हो गए राजा, एक तो कब्जा के बैठे हो लेकिन पावरफुल हो गए। इतने पावरफुल हो गए बाद में कि जब ये राजा वीक हुआ तो इन लोगों ने बगावत कर दी, और इस तरह से यहां पर लैंडलॉर्ड छोटे छोटे जो है आप देखोगे कि चीफ्स रूल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी आप देखोगे इसी तरह का कुछ माहौल रहा, है ना। आप तो ये भी देखोगे कि राजपूत पीरियड में सिटी वाइज राजपूत पीरियड भी देखने को मिलता है। सिटी वाइज राजपूत ऑफ अंबर, राजपूत ऑफ मारवाड़, राजपूत ऑफ मेवाड़, कैसे हुआ ये सब।
यही हुआ था कि जो राजा होते थे, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक डायनेस्टी आई थी, एक दैट इज गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार की जो डायनेस्टी थी ना, बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, ठीक है। अब उनके फ्यूडिटरीज हुआ करते थे, यानी कि उन्होंने जो अपने अपने नीचे वाले जो चीफ हुआ करते थे उनको जमीनें दे रखी हैं और उनसे कहा है कि भैया आप ही उसको जो है वो करोगे, देखभाल करोगे इसकी, आप ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे। वो कौन कौन थे? वो कौन कौन थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल चाहमानाज, चंदेलाज, है ना, गढ़वाल्स, राइट, वेस्टर्न चालुक्याज, ये सब इनके कौन थे? ये सब इनके थे फ्यूडिटरीज, राइट। और जब गुर्जर प्रतिहार की पावर डिक्लाइन हुई तो चाहमानाज, यानी चाहमाना जिसका बहुत फेमस रूलर था पृथ्वीराज चौहान, राइट, तो वो, फिर उसके बाद चंदेलाज जिनके खजुराहो में टेम्पल्स हैं, राइट, गढ़वाल्स, वेस्टर्न चालुक्याज, ये सब जो है अपने आप रेबल कर देते हैं। और इनके नीचे भी तो लोग थे, ये एक तरह से आप देख रहे हो राजपूत का टाइम शुरू हो गया, राजपूत फैमिलीज बनना शुरू हुई। तो इनके चाहमानाज थे, चंदेलाज थे, इनके नीचे भी तो चीफ हुआ करते होंगे, ये भी तो अपनी जमीनें दे दिया करते होंगे कि तुम उसको देखोगे, तुम उसको देखते रहो, तुम्हारा ही है, ठीक है। तो फर्दर और डिसइंटीग्रेशन हुआ, चाहमानाज, चंदेलाज जो थे, लेकिन इन्होंने जो अपने और नीचे लोगों को दिया होगा, सब चीफ्स को दिया होगा, तो वहां से धीमे 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 करते करते यू विल फाइंड कि जब हम बाद में देखेंगे तो वहां में दिख रहा है राजपूत जो है वो सिटी वाइज भी डिवाइड हो चुके हैं, अलग अलग आपको राजपूत देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये फ्रैगमेंटेशन इस तरह से हुआ, ठीक है। तो बेसिकली फ्रैगमेंटेशन जो इंडिया में देखने को मिलता है ना, वो फ्यूडलिज्म एक बड़ा रीजन था। पहले आप देखो जब एशियन हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो लोग बड़े छोटे 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 एरियाज में रह रहे थे, कबीले में रह रहे थे, है ना। जैसे हमने जनपद पीरियड, महाजनपद पीरियड देखा था, पर छोटे छोटे में। मॉडर्न पीरियड बड़ा साम्राज्य बना, लेकिन मॉडर्न पीरियड जितना बड़ा बना उसके बाद आप देखोगे तो चीजें टूटना ही शुरू हुई। मौर्य पीरियड डिक्लाइन किया, मौर्य पीरियड का पोस्ट मॉडर्न पीरियड जब आया तो वहां पर अलग अलग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अलग लोग थे, फॉरेन रूलर्स थे, इंडो ग्रीक्स एंड ऑल दीज थिंग्स आपको इधर अलग मिलेंगे। साउथ इंडिया में चोला चेरा पांड्यास थे, राइट। नेटिव रूलर्स में आपको शुंगास, कानवास, सातवाहनास, ये सब मिल रहे थे। फ्रैगमेंटेशन हो गया, और फिर उसका तो और फ्रैगमेंटेशन हुआ। आप गुप्ता पीरियड में पहुंचोगे तो गुप्तास थे। अब गुप्ता जो है वो कुछ एरिया कैप्चर किए तो जमीन नहीं लिए उनसे, कब्जा नहीं किए, कहा कि हमको बस गुड नाइट गुड मॉर्निंग करते रहो दिन रात और पैसा पहुंचाते रहो, जमीन तुम्हारा, तुम ही इसको देखो। तो वो फ्यूडिटरी बन गए गुप्तास के। लेकिन जब गुप्ता डिक्लाइन किए तो इन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ये छोटे छोटे एरियाज में फैल गए। हमने आपको पढ़ाया था चालुक्यास, पल्लवास, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, है ना, वाकाटाकास, ऑल दीज वे देयर। फिर कालभरास का रूल आया, साउथ इंडिया का अलग चीज चल रही थी, ऑल दीज थिंग्स, है ना, ये सब देखा हमने। तो इन सब की तरह से हमने देखा। बाद में अब जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग, वहां पर हम देखेंगे कि और फ्रैगमेंटेशन हुआ, कि इन सबका गुर्जर प्रतिहार आया। मैंने बताया राष्ट्रकूटिक डायनेस्टी आती है तो आपको राष्ट्रकूटा दिख रहे हैं, आपको पालास दिख रहे हैं, आपको गुर्जर प्रतिहार दिख रहे हैं, ये सब कन्नौज की लड़ाई कर रहे हैं फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज। अब अलग अलग जगह अब गुर्जर प्रतिहार डिक्लाइन करते हैं तो चाहमानास, चंदेलास, गढ़वाल्स, वेस्टर्न चालुक्य, ये सब चीजें इनके जो इनके एक तरह से वो होते हैं, चीफ्स होते हैं या इनके फ्यूडिटरीज, वो पावर में आते हैं, ठीक है। और इनके जो चीफ्स होते हैं, जो बताया चाहमानास, चंदेलास, इनके भी सब चीफ्स होते होंगे, ठीक है। तो वो उस तरह से धीमे धीमे करते करते ये राजपूत पीरियड में आप देखोगे तो एकदम मेडिवल पीरियड मतलब शुरू हो जाता है। पहले मेडिवल पीरियड के टाइम पे इसको बहुत उसको एक्सीलरेशन मिलता है, और बाद में आके आप देखोगे मेडिवल पीरियड के मिड में पहुंचते पहुंचते वहां पर आपको देखेगा कि राजपूत जो है वो सिटी वाइज डिवाइड हो गए। तो फ्यूडलिज्म की बात हम कर रहे थे, ये कुछ फ्यूडलिज्म होता है। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। यहां पर सिनारियो क्या था वो आप देख लीजिए जरा। यहां पर कुछ सिनारियो ऐसा था कि भाई देखो, राजा है, किंग के नीचे क्या हो गए, यहां पर चीफ्स हो गए, ठीक है। किंग के नीचे चीफ्स, CHIEFS, चीफ्स मान लीजिए 1, फिर उसके बाद एक मान लीजिए चीफ्स ये हैं, चीफ्स 2, चीफ 3, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। 3 चीफ हो गए। अब इनके नीचे जाओगे तो इनके यहां पर हो गए पीजेंट्स। अब फ्यूडलिज्म में सिस्टम क्या होता है, सिंपली कि भाई राजा और पीजेंट्स के बीच में अब एक कड़ी और आ गई, दैट इज चीफ्स, ठीक है। अब हुआ क्या कि राजा ने क्या बोला, राजा ने कहा ठीक है, ये जो तुम लोगों की टेरिटरीज हैं चीफ्स की, उसको मैं रिकॉग्नाइज करता हूं, ठीक है, हम कि आप इनके रूलर्स हैं, बदले में तुम लोग क्या करोगे, हमको लॉयल्टी दोगे। यानी कि राजा को चाहिए थी बस लॉयल्टी, कि मैं राजा हूं, इस बात की लॉयल्टी दो, और तुम लोगों की जो लैंड है उस लैंड को मैं लॉयल्टी दूंगा। तुमको लैंड चाहिए, तुम लैंड रखो, मुझे इज्जत चाहिए, मैं इज्जत रखूंगा। कहानी इस तरह से हुई। तो ये जो चीफ्स है ना, ये लैंडेड क्लास बन गई। क्या बन गई ये? दिस बिकेम दी लैंडेड क्लास, यानी कि इनके पास जमीन आ गई, ये लैंडेड क्लास हो गए। यही क्या कहलाए आगे, यही हो गए लैंडलॉर्ड्स।
यही हो गए लैंडलॉर्ड्स, इन्हीं को बोल रहे हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स ये मतलब जमीन के मालिक हो गए, ठीक है। अब उस जमीन पे आपको करानी है खेती, तो कौन करेगा? ये पीजेंट्स। अब ये पीजेंट्स जो है वो इनके जमीन से अटैच हो जाते थे, वो अब मर्जी से अपनी शादी भी नहीं कर सकते थे। ये पीजेंट्स उनकी जमीन छोड़कर जा भी नहीं सकते थे, माइग्रेट भी नहीं कर सकते थे, यहां तक शादी भी नहीं कर सकते थे। तो ये जो पीजेंट्स है ना वो इनसे बंध जाते थे, ठीक है। तो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, इनको बोलते थे सर्वडम। ये हो गए आपके सर्वडम, क्लियर है। अब ये जो चीफ्स हैं या जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये लोग या फिर इन्हीं की तरह, ये तो चीफ्स हो गए, इन्हीं की तरह देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोर। मैं बाद में इसको लिखूंगा, यहां पर लिख देता हूं प्लीज। यहां देखिए, यहां पर अगला कॉन्सेप्ट नीचे आ जाएगा। देखिए ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, सर्वडम वाला। अब आते हैं हम लोग मैनोर्स पे। तो मैनोर का मतलब क्या हो गया? मैनोर इज बेसिकली अ कासिल, ठीक है, कासिल और होम या हाउस, किसका? जहां पर लॉर्ड्स लिव्ड, जहां लॉर्ड्स रहते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जहां जिन जो मैनोर्स में रहते थे, यानी बड़े बड़े कासिल है, ठीक है, बड़ा बड़ा कासिल में रह रहे हैं, तो बहुत सारी जमीन इनके पास भी होती थी। और इन्हीं लोगों को अपनी जमीनों पर जब खेती करानी है तो उनको इन पीजेंट सर्वडम से करानी होती थी। इन सर्वडम को अपने उस पूरे दिनचर्या में से कुछ टाइम निकालना पड़ता था इनके लिए काम करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है फ्यूडलिज्म का इस तरह से डेवलप होता है यूरोप की सोसाइटी में। समझ में आ गया? राजा क्या कर रहा है? राजा ने जो चीफ्स हुआ करते थे वो चीफ लैंडेड क्लास बन गया। राजा ने बोला कि ठीक है भैया, हमें लॉयल्टी चाहिए कि तुम बगावत नहीं करोगे, और तुम्हें चाहिए जमीन तो जमीन रख लो। लेकिन यूरोप की सोसाइटी में एक टाइम इतना खतरनाक आया कि ये लोग इतने ज्यादा डीपली रूटेड हो गए, इतना ज्यादा डीपली रूटेड हो गए कि एक टाइम बाद जब मोनार्की बहुत स्ट्रांग भी आई ना, तो भी ये मोनार्की इनको उखाड़ नहीं पाई, इतना स्ट्रांग हुआ, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका सर्वडम मैनर का। दूसरी बात, मिलिट्री की बात करें तो पहले क्या था कि आप देखोगे इन्फेंट्री चलती थी, यानी कि लोग जो है वो हाथ में भाला और लेके दौड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बाद में देखोगे आप, अरब्स का टाइम आया, अरब्स ने क्या किया? अरब्स रैन ओवर सीरिया ऑल्सो, ठीक है, अरब रैन ओवर मेनी एरियाज ऑफ, ठीक है, इजिप्ट वगैरह में। तो वहां पर अरब्स के पास क्या था? घोड़े थे, और घोड़े जो है बड़ा स्विफ्ट मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि जो मिलिट्री है, मिलिट्री का कॉन्सेप्ट यहां पर चेंज हुआ। पहले मिलिट्री कैसी थी और बाद में मिलिट्री जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि मॉडर्न वॉरफेयर में अब क्या हो रहा है, हॉर्सेस जो पहले यूज किए जा रहे थे रोमन टाइम्स में बग्गियों को चलाने के लिए, भाई वो बग्गियां जिस पे राजा बैठ के जा रहा है, आगे दो घोड़े हैं, राजा पीछे बैठा है, बग्गी में चलती जा रही है, पहले ऐसे इस्तेमाल होता था घोड़ों का। लेकिन अरब्स के पास बहुत ही ज्यादा अच्छी डिलीवरी थी घोड़ों की, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर वॉरफेयर में घोड़ों को इस्तेमाल किया। जो उनका सैनिक होता था, सोल्जर, वो घोड़े पे बैठा हुआ है एंड ही इज होल्डिंग अ तलवार, और सब पहने हुए हैं कि कोई उसको भोग नहीं पाएगा, मर नहीं सकता वो। इस तरह से क्या हुआ, अरब्स यहां पर अब डोमिनेट करने लग गए। तो अरब्स का यहां से सीन जो है बनना स्टार्ट होता है। आप देख रहे हो एक घोड़ा और कहानी कहां से कहां पहुंचना शुरू हो जाती है। तो मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो यहां पर चेंज होता है। तो मिलिट्री जो पहले क्या थी, इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री समझ रहे हो ना, कि मतलब बस लोग जो है वो पैदल चल रहे हैं, ठीक है। और घोड़ों का अगर इस्तेमाल होता भी था तो चैरियट्स पे होता था, ऑफिसर जिससे जा रहा है उससे पुल करने के लिए होता था, ठीक है। बाद में जो आप देखोगे कि हॉर्सेस जो है वो यहां पर आने लग गए लेटर ऑन क्या हुआ, हॉर्सेस का इस्तेमाल हुआ। हॉर्सेस में क्या हुआ कि जो सोल्जर है बैठा हुआ है उस पे, है ना, एंड स्विफ्ट मूवमेंट पॉसिबल है। स्विफ्ट मूवमेंट पॉसिबल हुआ किसके द्वारा? ये पॉसिबल हुआ अरब्स के द्वारा, ठीक है। और अरब्स जो है इस चीज का एडवांटेज लेके वो आगे निकले, और इस तरह से यहां पर अरब्स ने जो है वो अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। होपफुली ये बात जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब वॉरफेयर में दो चीजों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे यहां पर किताब में लिखा है आयरन स्टिरअप। अब आयरन स्टिरअप से क्या होता है कि घोड़ों पे जब आप बैठेंगे, और आयरन स्टिरअप क्या होता है कि आपको गिरने नहीं देगा, ठीक है, इस तरह का चीज बना रहता है कि दैट यू विल नॉट फॉल फ्रॉम द हॉर्स। और दूसरा चीज, एक ऐसा इन्वेंशन हुआ जिससे घोड़े जो है वो डबल द अमाउंट ऑफ चीजों को घसीट सकते थे, ठीक है ना, डबल द अमाउंट ऑफ लोड को वो घसीट सकते थे। तो 11वीं सेंचुरी के बाद जब गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग भी होने लगी तो भी यहां पर
अब आप इन लैंडलॉर्ड्स को उखाड़ नहीं पाए, ये मोनार्की वाले नहीं उखाड़ पाए, सरकार नहीं उखाड़ पाई। दूसरा रोल ऑफ, जब हम पोप की बात, चर्च की बात करेंगे, तो रोल ऑफ चर्च में ध्यान रखना कि पहले पोप जो था वो क्या है, वो चर्च का हेड है, रिलीजियस हेड एक तरह से, है ना। पोप क्या हो गया, रिलीजियस हेड हो गए, प्लीज नोट करते रहिए। ठीक है, तो पोप वॉज हेड ऑफ कैथोलिक चर्च। ठीक है, अब हुआ क्या कि चेंज क्या देखने को मिला कि यही पोप अब क्या, नाउ ही इज बिकम, मतलब अब ये पॉलिटिकल डिसीजंस भी लेने लग गया। तो पॉलिटिकल डिसीजंस भी यहां पर अब ये लेने लग गया। तो पॉलिटिकल भी हो गया और रिलीजियस भी हो गया, प्लस मोरालिटी, दोनों चीजें यहां पर आने लगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों ही चीजें, पॉलिटिकल डिसीजंस प्लस मोरालिटी, ये दोनों ही चीजें जो है अब चर्च पोप यहां पर करने लग गया था। तो ये एक चेंज जो है वो आया, सामने आया, और इंपॉर्टेंट टाइम है, इंपॉर्टेंट चीज था। क्योंकि ना आप देखो कि उस वक्त का ये जो पीरियड है, उस वक्त में अगर कोई व्यक्ति रिलीजन के तरफ बोल देता था तो उसका बड़ा महत्व होता, बड़ा इंपॉर्टेंस होता था उस आदमी का, क्योंकि रिलीजन का बड़ा ही इंपॉर्टेंस था। क्लियर है? ठीक है, अब यहीं पर क्या हुआ कि लैंड ग्रांट, जैसे मैंने बताया कि लैंड ग्रांट होती थी, किंग कर रहे हैं चीफ्स को, तो वहां पर बड़ी मोनास्ट्रीज बनी, है ना। लेटर ऑन वो मोनास्ट्रीज क्या हुई, जैसे बहुत पावरफुल हो गई मोनास्ट्रीज, तो उस मोनास्ट्री में, अब वो मोनास्ट्री, इनफैक्ट आप देखोगे सच सर्टेन मोनास्ट्रीज व्हिच बिकेम एक्सीडिंगली वेल्दी बिगैन टू बिहेव लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स। भाई हुआ क्या कि भाई जमीन आप मान रहे हो, चलो ठीक है, अब यहां पर इन जमीनों पे मोनास्ट्रीज बनी, जब मोनास्ट्रीज बहुत पावरफुल हो गई तो वो फ्यूडल लॉर्ड की तरह बिहेव करने लग गई, और ये प्रॉब्लम थी, है ना। क्योंकि भाई आप सोचो, मतलब आप दे, अब दिस इज द प्रॉब्लम फॉर किंग एंड चर्च, क्योंकि मोनास्ट्रीज हेल्पिंग द नीडी पीपल, इन सबके लिए बनी। ठीक है, तो यहां पर दिक्कत हो गई, पोप एंड चर्च वन साइड और रूलर्स जो चर्च को नहीं मान रहे थे ऑन द अदर साइड। तो दिक्कत यहां पर यही हुई कि भाई मोनास्ट्रीज बनी, तो मोनास्ट्रीज के बनने से एक तरफ पोप एंड चर्च रिलीजियस चीजें, और एक तरफ रूलर जो पोप और चर्च की चीजों को नहीं मानना चाह रहे हैं। तो ये यहां पर विवाद जो है वो हुआ। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। तो यूरोप में जो हमें पढ़ना था वो इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। और मैं आपको रिवाइज कराऊं तो बस यही है कि यार इंडिया एंड दी वर्ल्ड में हमको हर एक चीज़ डिस्कस करनी है, ताकि हमें ये पता चले कि दुनिया में चल क्या रहा था। तो यूरोप की कहानी क्लियर हो गई कि यूरोप में रोमन अंपायर था और वो दो में बट गया। तो एक तरफ वेस्टर्न रोमन अंपायर और ईस्टर्न रोमन अंपायर। वेस्टर्न रोमन अंपायर की कैपिटल वॉज रोम और ईस्टर्न रोमन अंपायर की कैपिटल वॉज बाइजेंटीन, यानी क्या कॉन्स्टेंटिनोपल, और उसको बाइजेंटीन अंपायर भी कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न रोमन अंपायर डिक्लाइन कर गया, ईस्टर्न कंटिन्यू होता रहा। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने क्या देखा कि फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म में सर्वडम और मैनोरा कॉन्सेप्ट प्लस मिलिट्री प्लस हमने रोल ऑफ यहाँ पर पोप का देखा, कैसे ही चीजें चेंज हुई। तो ये था यूरोप में जो चीजें चेंज हो रही थी 8th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक, बीच में ये सब चीजें चल रही थी। समझ में आ गया यूरोप का सिनेरियो। अब आते हैं हम लोग अरब्स पे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, अदरवाइज एनसीईआरटी को आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब देखो अरब्स में भी कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको बहुत ही बेसिक यहां समझना है कि भाई देखो अरब्स की बात करेंगे तो इस्लाम का जो राइज है, इस्लाम जो रिलीजन है वो शुरू होता है 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी का में इसका जो है वो राइज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और अरब्स में आप देखोगे कि जब इस्लाम का राइज होता है तो अरब ट्राइब्स अलग अलग होती हैं, वो यूनाइट होती हैं। ठीक है, यूनाइटेड अरब ट्राइब्स, और जब अरब ट्राइब्स यूनाइट हुई तो बड़ा ही पावरफुल अंपायर बन के निकल के आता है। एक बड़ा ही पावरफुल अंपायर जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, और ये पावरफुल अंपायर जो है वो जब फॉर्म हुआ तो एरिया कौन कौन सा था, अरेबिया था, सीरिया था, इराक था, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ अमेरिका, स्पेन। अब इन एरियाज में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इन एरियाज में अरब्स का यहां पर रूल हो रहा है। ठीक है, तो ये एरियाज आप चाहे मेंशन कर लो, अरेबिया, कौन से एरिया में, अरेबिया, सीरिया, टर्की, इराक, देन स्पेन, देन इजिप्ट। इन एरियाज में आपको देखेगा कि ये इस्लामिक
जो रूल है वो चलना शुरू होता है, ट्राइब्स यूनाइट हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, पावरफुल अंपायर तो बनता है, बट स्लोली यू विल सी कि यहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो रूलर था, ठीक है, जो यहां पर रूलर था एट डमास्कस, उसको हटा दिया जाता है, डमास्कस वो यहां से हट जाता है और इसकी जगह, ठीक है, कैलिफ जो था ना, इनफैक्ट कैलिफ को ही यहां रूलर बोलते हैं, रूलर आप रूलर समझ लो, ठीक है, या फिर आप इसको खलीफा बोलते थे या कैलिफ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये डमास्कस में जो था वाज रिप्लेस्ड, और जब ये डमास्कस जो जगह का नाम है जहां पर ये रूलर था, हटाया गया कैलिफ खलीफा को, तो उसकी जगह कौन सा रूल आया, उसकी जगह यहां पर रूल आया अब्बासिड्स का, बस अब्बासिड्स। और उन्होंने अपनी कैपिटल कहां बनाई, बगदाद में, बगदाद। आई नो दिस इज अ वेरी बोरिंग चैप्टर, क्योंकि आपके इंडिया से कुछ रिलेशन नहीं है, और इस वजह से यहाँ पर देखो ये यूपीएससी का इसलिए एरिया जोन नहीं होता है ना। बट एनीवे यू नेवर नो कब चीज़ें आ जाएं, आपके पास नॉलेज में होनी चाहिए, बिकॉज आपको फाउंडेशन आपका यहीं से बन पाएगा। ठीक है, तो जो ये अब्बासिड्स थे जब ये पावर में आए, समझ में आ गया, अब्बासिड्स 7th सेंचुरी में इस्लाम राइज करता है। ठीक है, जो अरब ट्राइब्स होती हैं वो यूनाइट होती हैं, पावरफुल एम्पायर बनता है। लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ट्राइब्स आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं, तो सिविल वॉर जैसा सिचुएशन होती है। ऐसे में जो डमास्कस जगह थी वहां पर जो कैलिफ था उसको रिमूव कर दिया गया, उसकी जगह जो यहाँ पर अंपायर बना वो था अब्बासिड अंपायर, और उसकी कैपिटल क्या थी, बगदाद थी। क्लियर है, यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये जो अब्बासिड्स है ना, ठीक है, ये क्लेम करते थे अब्बासिड्स, इनका ये क्लेम था कि ये उसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ये उसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं जिस ट्राइब को प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग करते थे। ठीक है, जिस ट्राइब को प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग करते थे। और इसी वजह से, सिंस ये रीजन ये लोग क्लेम करते थे, दैट इज वाई इनको बड़ा पायस माना जाता था कि भैया ये उन्हीं की ट्राइब के हैं, प्रॉफिट मोहम्मद जो मैसेंजर थे। ठीक है, इस्लाम में जो माने जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, तो बड़ा पायस माना गया अब्बासिड्स को। और अब्बासिड जो है ना वो बड़ा ओपन थे, साइंटिफिक चीज़ों के लिए ओपन थे, है ना। वो नॉन मुस्लिम्स को भी, जैसे क्रिश्चियंस, ज्यूज, नॉन अरब्स को भी अपने एम्प्लॉयमेंट देते थे। ठीक है, कल साइंटिफिक चीज़ों के लिए बड़ा ओपन थे, एजुकेशनली भी काफ़ी ओपन हुए, मतलब दे वर ओपन टू मैनी थिंग्स। ठीक है, ये सब इनका यहाँ पर सिनारियो था, जिसके लिए मतलब ये काफ़ी नोन रहे। इसलिए आप देखोगे कि वेरी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोस्पैरिटी आपको इस टाइम में देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत प्रॉस्पैरिटी रही। ठीक है, बहुत प्रॉस्पैरिटी रही, प्रॉस्पैरिटी एंड वेल्थ, ये दोनों आपको यहां पर देखने को मिलेगी। क्लियर है यहां तक बात, प्रॉस्पैरिटी रही, वेल्थ रही, बिकॉज दे वर ओपन टू एवरीथिंग। ठीक है ना। अब अब्बासिड्स जो है वो उनको क्या देते थे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती थी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती थी। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि भैया जो रीजन है जहां पर अब्बासिड्स थे उस जगह बड़ी प्रॉस्पेरिटी और बड़ा वेल्थ यहाँ पर था, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा ही तगड़ा था। जो अरब्स जो हैं बेसिकली, ये जो आप देख रहे हो अरब्स, ये जो अब्बासिड्स हैं, है ना, दे वर वेरी कीन मर्चेंट्स। ठीक है, तो ट्रेड बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से रहना है, इनका रहना खाना बहुत अच्छा था। ठीक है, और इन्होंने ही गोल्ड, दिनार और सिल्वर दिरहम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, established what, two things, गोल्ड, इसको बोलते थे हम लोग गोल्ड दिनार, गोल्ड दिनार, और दूसरा सिल्वर दिरहम। ठीक है ना, इन्हीं लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा अरब्स ने बहुत सारी चीजें, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, ठीक है, डबल अकाउंटिंग बुक्स, इन सबको यहां पर इंट्रोड्यूस किया, है ना। बैंकिंग एंड क्रेडिट सिस्टम भी लेके आए, तो ये सब लोग लेके आए। तो अरब्स के टाइम में आप देखोगे तो ये जो ग्रोथ का रीजन है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का रीजन है, वो यही रहा कि भाई ये लोग मतलब बहुत साइंटिफिक नॉलेज रखते थे। और दूसरी बात, यूरोप के साथ इनका ट्रेड, चाइना के साथ इनका ट्रेड, अफ्रीका के साथ इनका ट्रेड, तो सारे जितने भी सिविलाइजेशन थे, ग्रीक सिविलाइजेशन, जितने भी सिविलाइजेशन थे, वो सिविलाइजेशन का जब इनका ट्रेड हुआ, इनका कनेक्ट रहा, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेसिकली एक जगह बनाई, उसको बता रहा हूं आपको, नाम है हाउस ऑफ विजडम। हाउस ऑफ विजडम बनाया जहां पर ट्रांसलेशन होता था सारी चीजों का। मतलब क्या कर रहे थे अरब्स, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये लोग क्या कर रहे थे अरब्स वाले,
अब अरब्स का कांटेक्ट ग्रीक के साथ भी है, ठीक है। अरब का कांटेक्ट आप देखोगे कि इनका कांटेक्ट जो है वो चाइना के साथ भी है, ठीक है ना। हाँ, इनका 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 कांटेक्ट चाइना के साथ भी है, ठीक है। मतलब जो जितनी भी अदर सिविलाइजेशंस हैं सबके साथ इनका कनेक्ट रहा। तो बेसिकली जितनी भी अलग अलग जगहों की इन जगहों की जो भी लर्निंग्स थी, और लर्निंग्स को, इनकी जो भी लर्निंग्स थी उन लर्निंग्स को अरब वालों ने सीखा। अरब ने सीखा कैसे भाई? उन्होंने इनकी जो लर्निंग्स हैं उसको ट्रांसलेट किया। अरे ऐसा थोड़ी है कि अरब वाले ग्रीक भाषा समझ जाएंगे, ट्रांसलेशन किया। और ट्रांसलेशन के लिए यहां पर उन्होंने क्या किया? एक सेटअप किया, हाउस ऑफ विजडम। ट्रांसलेटेड देयर लर्निंग। कहां पर ट्रांसलेट किया? लिखिएगा हाउस ऑफ विजडम। हाउस ऑफ विजडम ये किसने करवाया था? ये कौन सा राजा था? लिखिएगा अल ममून। इस राजा ने जो है ये हाउस ऑफ विजडम जो है वो यहां पर सेटअप करवाया था, ठीक है। तो अब्बासिड्स जो थे, उनके जो कैलिफ थे वो बड़े ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, ऑर्थोडॉक्स थे। लेकिन जब तक वो फंडामेंटल टीनेट्स ऑफ इस्लाम को हर्ट नहीं कर रहा है, जब तक नहीं करता था तब तक वो दे वर ओपन टू एवरीथिंग। उन्होंने, अरब ने ग्रीक से, चाइना से, अदर सिविलाइजेशन से, सबसे उन्होंने चीजें सीखी। सारी सिविलाइजेशंस की लर्निंग को उन्होंने अपने बुलाया और वहां पर उसको ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करके उन्होंने सारी सिविलाइजेशन की चीजों को सीखा। दैट इज वाई यू विल सी कि वहां इस तरह से यहां पर चीजें जो है वो ग्रो होना शुरू होती है। तो बड़ा इंपैक्ट पड़ा ग्रीक फिलॉसफी का, साइंस का, चाइना की चीजों का, है ना। आप ग्रीक की फिलॉसफी की बात करो, ग्रीक की फिलॉसफी क्या कहती है, ग्रीक का साइंस क्या कहता है ना। सिमिलरली चाइना की फिलॉसफी क्या कहती है, ठीक है, चाइना का साइंस क्या कहता है, ये सब चीजें सीखी। और इसको सीख के जब लर्निंग्स जो है अरब वालों ने क्या किया? उन लर्निंग्स को ट्रांसलेट किया। किसमें? कहां पर? हाउस ऑफ विजडम में। ये रूलर का नाम है, ठीक है, ये कैलिफ का नाम है, रूलर का नाम है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। हाउस ऑफ विजडम को कहा जाता था बैतुल हिकमत। प्लीज नोट करिएगा, इट वॉज कॉल्ड एज बैतुल हिकमत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रही है बात यहां पर? ये ठीक है, प्लीज इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। अब यहां पर क्या है कि यहां पर एक पर्टिकुलर वेनिशियन ट्रैवलर था। वेनिशियन ट्रैवलर मतलब वेनिशियन ट्रैवलर, हिज नेम वाज मार्को पोलो। और मार्को पोलो एक्चुअली देखोगे विजिट करता है, ठीक है। मार्को पोलो जो है वो चाइना जाता है, चाइना में जो भी चीजें चल रही थी, मतलब अरब्स ने जो कि सीखी। अब देखो ऑब्वियसली वो मार्को पोलो जो था, मार्को पोलो गया कहाँ? चाइना। और जो चाइना में जो चीजें चल रही थी, जो इन्वेंशंस हुए प्रिंटिंग प्रेस के, है ना, ऑल दीज इन्वेंशंस जो भी हुए, वो सीखने लगा, वहां सीखने के लिए गया, जानने के लिए गया, ताकि अरब जो मोनोपोली रखे हुए हैं ट्रेड में चाइना में वो खत्म हो सके। क्योंकि अभी अरब्स की मोनोपोली हो गई थी, अरब सारी लर्निंग लेके बैठा हुआ है, साइंस की, फिलोसफी की, हर तरह की। तो अरब मोनोपोली बना के बैठा हुआ है। तो मार्को पोलो ट्रैवलर जो है, वेनिशियन ट्रैवलर, ही वेंट टू चाइना। चाइना में से बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस, इन सब की टेक्नोलॉजी आई थी, उन टेक्नोलॉजी को जाना और वो उस टेक्नोलॉजी को लेके वापस वो गया, ताकि यूरोप में इन चीजों की बातें हो सकें, इनके बारे में बता सकें। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें जो है वो यहां पर चलती रही, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका पे। नाउ प्लीज कम टू अफ्रीका। इतनी चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्रक्स में चीजों को बता रहा हूं। अब जैसे अफ्रीका में यहां पर इथोपियन किंगडम की बात करी जाती है, बस यहां पर इथोपियन किंगडम की बात करी जाती है, दैट्स इट, यू हैव टू नो। और इथोपियन किंगडम में जो लोग हैं ऑब्वियसली वो इथोपियन हो गए, इथोपियन। और इनको कहा जाता था, प्लीज नोट करिएगा, दे वर कॉल्ड एज हब्शिस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना। तो अरब्स ने जो है अफ्रीका को भी बड़ा क्लोज ले आए थे। अरब्स ब्रॉट देम क्लोज, ब्रॉट देम क्लोज इनटू इंडियन ओशन ट्रेड। अब इंडियन ओशन ट्रेड में ये लोग काफी ज्यादा क्लोज यहां पर आ गए थे, ठीक है, ठीक है। और अफ्रीका के साथ यहां पर बड़ा अच्छा
मर्केंटाइल ट्रेड चल रहा था, मर्केंटाइल ट्रेड जो है वो चल रहा था। दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, दिस चैप्टर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट इट इज जस्ट कि ये हमारी सीरीज में है, किताब के अंदर है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको इस पर ध्यान ये रखना है कि भाई हमें बस एक वेग आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चल रहा था। तो अफ्रीका में आप देखिए यूथोपियन, हम यहाँ सिर्फ यूथोपियन की बात कर रही है, एनसीईआरटी बहुत डेप्थ में नहीं गई है, जाने को तो फिर आप कहीं भी डेप्थ में चले जाइए, एनसीईआरटी में जितना है उसमें रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसमें भी मैं आपको कमी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेड जो है यहाँ से वो स्लेव्स, गोल्ड, आइवरी, इन सब का ट्रेड जो है यहाँ पर हो रहा था। अफ्रीका से आप देखोगे तो ट्रेड होता था इन एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स, ठीक है ना, आइवरी, गोल्ड एटसेट्रा, इन सब का ट्रेड जो है हो रहा था। प्लीज नोट कर लिया जाए, ठीक है। अब जैसे जैसे बाइजेंटीन, अब तो मैंने बताया था ना, नॉर्थ अफ्रीका वाला जो एरिया है, इजिप्ट वाला, वो बाइजेंटीन एम्पायर में था, और आपको इथियोपिया थोड़ा नीचे दिखेगा, तो इथियोपिया वाज ऑब्वियसली एकदम कनेक्ट में था इजिप्ट के साथ। तो जैसे ही बाइजेंटीन एम्पायर डिक्लाइन किया तो अफ्रीका के ऊपर भी, यहाँ पर इथियोपियन किंगडम के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिला, और ये भी यहाँ पर डिक्लाइन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, अफ्रीका के बाद आइए लास्ट ऑफ द थिंग्स पे, इतना ही है दोस्त, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। प्लीज गिव ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, please give the heading East and Southeast Asia. East and Southeast, East and Southeast Asia, ठीक है। तो यहां पर पहले हम बात करेंगे चाइना की, और फिर उसके बाद हम लोग और वियतनाम वगैरह की यहां पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखो चाइना की बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहां पर आया टैंग रूल, प्लीज नोट करिएगा, देखिएगा, प्लीज नोट कर लीजिए। आइए हम बात कर रहे हैं 8th और 9th सेंचुरी की। अभी 8th और 9th सेंचुरी की हम चाइना की बात करेंगे, तो यहां पर क्या था, यहां पर था टैंग रूल, बस यही याद रखना है आपको। कभी यही आ गया कि कहां पर था, आप क्योंकि बेसिक्स कर रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ, देयर वाज समथिंग कॉल्ड टैंग रूल, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि इस टैंग रूल के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है सुंग रूल, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आया सुंग रूल। अब हम इनके राजा वाजा के चक्कर में मत जाओ, ठीक है। सुंग रूल, और ये रूल करता है 100 ईयर्स तक, कम से कम 100 सालों तक ये रूल करता है, ठीक है। रूल्ड फॉर 100 ईयर्स, ठीक है। और जब सुंग रूल गॉट वीकेंड, जब ये सुंग रूल जो है वो वीक हो गया, ठीक है, चाइना में, तो यहां से मंगोल्स गॉट द अपॉर्चुनिटी, मंगोल्स गॉट दी अपॉर्चुनिटी। अब मंगोल्स यहां पर उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, मंगोल्स गॉट दी अपॉर्चुनिटी, प्लीज नोट, मंगोल्स गॉट दी अपॉर्चुनिटी। अब मंगोल्स जो है वो 13th सेंचुरी में यहां पर कॉन्कर करते हैं चाइना को, मंगोल्स गॉट द अपॉर्चुनिटी, और 13th सेंचुरी में कॉन्कर्ड चाइना, ठीक है। 13th सेंचुरी में चाइना को यहां पर कॉन्कर कर लेते हैं। अब यहां पर इसी जगह आपको जो चीजें जाननी है वो ये कि जब मंगोल्स आ गए तो उन्होंने नॉर्थ चाइना और साउथ चाइना को यूनिफाई कर दिया वन रूल में। अब कई सारी चीजें मंगोल्स ने करी यहां पर, ठीक है। जरा देखिए यहां पर मंगोल्स ने क्या क्या किया। मंगोल्स ने क्या क्या किया, नंबर 1, फर्स्ट यूनिफाइड नॉर्थ चाइना एंड साउथ चाइना, पहला चीज, फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है। नंबर 2, मंगोल्स आए तो क्या क्या हुआ, नंबर 2, सेकंड, जब मंगोल्स आए तो बहुत ही ज्यादा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। नंबर 3, पॉइंटर्स नोट करिए बस आप, नंबर 3 चाइना के अंदर, नंबर 3 एक वेनेशियन ट्रैवलर मार्को पोलो ही विजिटेड या स्पेंड सम टाइम, कहां पर नोट करिएगा, कुबलाई खान, मंगोल रूलर, ठीक है, विजिटेड
इन कोर्ट ऑफ मुगलई कुबलई खान के कोर्ट में ये रहे और बहुत अच्छे अकाउंट्स हैं, मार्को पोलो ने इनके अकाउंट्स यहां पर दिए, ठीक है ना। मोस्ट फेमस रूलर थे मंगोल रूलर ऑफ चाइना, ध्यान रखना मंगोल रूलर ऑफ चाइना, बहुत फेमस रूलर है कुबलई खान, तो उनके टाइम पे यहां विजिट किया, एक तो ये। और चौथा चीज लिखिएगा, ब्रॉट अंडर देम नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, ये चीज भी यहां पर हुई। फोर्थ पॉइंट, ब्रॉट अंडर देम क्या क्या, नॉर्थ वियतनाम। अब देखो इसका पुराना नाम थोड़ा सा यहां पर ना याद रखिएगा, नॉर्थ वियतनाम उसको बोलते थे टोंकिन, कभी यही आ गया किस किस कंट्री से रिलेटेड है, टोंकिन। और दूसरा साउथ वियतनाम, यहां क्या बोलते हैं इसको, प्लीज नोट करिएगा, अन्नम, ठीक है। पांचवी चीज, ओवररन कोरिया, मंगोल्स ओवररन कोरिया ऑल्सो। तो ये 5 चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। जब हम ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे, तो हम चाइना की बात कर रहे थे। चाइना में क्या था, पहले यहाँ पर टैंग रूल था, फिर सुंग रूल आया, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि टैंग रूल, फिर उसके बाद सुंग रूल, उसके बाद जब ये वीक हो गए तो मंगोल्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मंगोल्स के आपको ये 5 पॉइंट जो है यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब आइए यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया, ये तो आपने एक चीज सीख ली। अब आइए साउथ ईस्ट एशिया, प्लीज गिव द हेडिंग साउथ ईस्ट एशिया। अब इसके बारे में मैंने आपको एक आध चीज के बारे में डिस्कस किया है। अब यहां पर 2 पावरफुल किंगडम्स थी, 2 पावरफुल किंगडम्स, ये सब चल रहा है 8 से लेकर 18 शताब्दी के बीच में। 2 पावरफुल किंगडम्स फ्लरिश्ड, ठीक है। चलिए पहला क्या हो गया, नोट करिएगा, शैलेंद्र, प्लीज नोट करिएगा, शैलेंद्र। और दूसरा नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट अगेन, काम्बुजा अंपायर, काम्बुजा अंपायर। अब ये वही है कैम्बोडिया वाला, ठीक है ना, ठीक है। अब शैलेंद्र अंपायर की बात करेंगे यहां से हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है कि भैया यहां से आप देखोगे तो शैलेंद्र अंपायर जो था ये रोज इन 7th सेंचुरी एंड टिल सेंचुरी, मतलब शैलेंद्र अंपायर यू विल फाइंड कि 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक आपको शैलेंद्र अंपायर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद यू विल फाइंड श्रीविजय अंपायर, ये इंपॉर्टेंट है, श्रीविजय अंपायर यहां पर आता है, श्रीविजय अंपायर, इसको स्टार लगा लीजिएगा, श्रीविजय अंपायर आता है। इसमें सुमात्रा, जावा, ठीक है, मलाया पेनिनसुला, ये सारे फिलीपींस, ये सब इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। इसका एरिया क्या क्या था, इसका एरिया क्या क्या था, देखिए लिखिएगा, सुमात्रा, जावा, मलाया पेनिनसुला, ठीक है, फिलीपींस, ये सब जो है वो इसके अंडर यहां पर एरिया आ रहा था, ठीक है। शैलेंद्र पर और श्रीविजय अंपायर पर यहां पर आता है, श्रीविजय अंपायर का ये सब एरिया यहां पर होता है। क्लियर है। अब ये भी यहां पर एक 9th सेंचुरी के एक अच्छा पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हो कि एक 9th सेंचुरी के अरब राइटर है, वो ये कहते हैं कि ये श्रीविजय अंपायर इतना बड़ा अंपायर था कि जो फास्टेस्ट बोट थी उसको भी इसके चक्कर काटने में यहां पर 2 साल लग गए थे, ठीक है। फास्टेस्ट वेसल को भी इस पूरे अंपायर का चक्कर काटते हुए 2 साल लग गए थे, इतना बड़ा अंपायर था। ये कहने का तरीका भी हो सकता है। श्रीविजय अंपायर के बाद कौन सा आया, लिखिएगा, मजापहित अंपायर। इसके बाद कौन सा अंपायर आया, प्लीज नोट, इसके बाद आया मजापहित अंपायर। अब देखो ये सब चीजें ना बहुत ही कम है जो कभी आपको यूपीएससी के अंदर चीजें मिले, यू नेवर नो, बट ठीक है, इसलिए मैं आपको आउटलाइन जरूर दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें यहां पर आई, कैसे कैसे हायरार्की इसकी चली, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने भी श्रीविजय अंपायर की बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ श्रीविजय अंपायर, ठीक है, इसकी लिमिट्स को और ज्यादा
एक्सटेंड किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये था कि पल्लवास जो थे हमारे इंडिया में, उनकी नेवी बड़ी एक्टिव थी बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर इनके साथ ट्रेड हो रहा था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ये चीज़ भी यहाँ पर देखी। चोला जो रूलर थे उन्होंने नेवल एक्सपीडिशन भी भेजे थे सुमात्रा और मलाया में। अब जब हम कंबोजा अंपायर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया ये कंबोडिया वाला एरिया, साउथ वियतनाम वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इधर, ये कैम्बोडिया वाला हो गया, कैम्बोडिया हो गया, एंड आपको ये वियतनाम वाला एरिया हो गया। ठीक है, एंड इट फ्लरिश्ड टिल 15th सेंचुरी। अब अपन ने क्या है ना, बस इतना ही है चैप्टर। अपन ने क्या है कि अपन ने इतनी चीजें वाइडली देख ली। आप एक काम करना, हो सकता हो आपको ना समझ में आए बट आप उसको दोबारा सुनना, एनसीईआरटी को थोड़ा रीड करना। ठीक है, एनसीईआरटी को रीड करिएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। नहीं आए तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप दिया आपको, टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया, उसको देखिएगा, उसको आप स्कैन करके आ जाइए ग्रुप में, वहां पर मैं आपको थोड़ा सा और हेल्प कर दूंगा इन चीज़ों में। बट मोटे मोटे रूप से आपको पता है यूरोप में क्या चल रहा था, एक वर्ड में आपको पता है यूरोप में रोमन अंपायर था जो डिसइंटीग्रेट दो में टूट गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न की कैपिटल वाज रोम, ईस्टर्न की कैपिटल वाज बाइजेंटीन, वहीं से बाइजेंटीन अंपायर बनता है ना, जो ट्रेड करता रहा बाकी सबके साथ। बाइजेंटीन का रोल कितना इंपॉर्टेंट था, फ्यूडलिज्म आता है, कैसे वहाँ चीफ्स और किंग के बीच में एकदम सांठगांठ बैठ जाती है, सर्वडम्स बेचारे कैसे एकदम पिसते रहते हैं, है ना। मैनोर से कॉन्सेप्ट देखा हमने, रोल जो है पोप का कैसे चेंज हो जाता है, पहले वो रिलीजियस हेड होता था, फिर वो पॉलिटिकल और मोरालिटी दोनों के ऊपर बात करने लग गया। ये हमने देखा था किसमें, यूरोप में। फिर हमने अफ्रीका की बात करी तो अरब्स की बात करी तो हमने देखा कि इस्लाम का ग्रोथ हुआ 7th सेंचुरी में शुरू होता है। फिर वहाँ पर किस तरह से डमास्कस का जो कैलिफ होता है उसका खलीफा हटा देते हैं उसको, है ना, क्योंकि भाई सिविल वॉर हो रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर वहाँ अबासिड्स आते हैं, अबासिड्स अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो उसी ट्राइब के हैं जिसके प्रॉफिट मोहम्मद हैं, तो बड़े पायस माने जाते हैं, है ना। अबासिड्स अपनी कैपिटल बगदाद में बनाते हैं और वो ओपन टू एवरीथिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बड़े ओपन होते हैं। वहाँ पर बड़ा ही, फिर वो ट्रेड करते हैं सबके साथ, जितने भी सिविलाइजेशन की जो लर्निंग थी वो सीख लेते हैं, उसको ट्रांसलेशन करते हैं हाउस ऑफ विजडम के अंदर, है ना, तो उनको सब सिविलाइजेशन की लर्निंग मिलती है, दैट इज वाई वो काफ़ी एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अरब्स की बात हुई। फिर उसके बाद हमने अफ्रीका देखा, यूथोपिया किंगडम के बारे में। फिर हमने उसके बाद देखा चाइना के बारे में, चाइना में पहले टांग रूल था, फिर सुंग रूल आया, फिर मंगोल्स आ गए, मंगोल्स ने क्या क्या किया। फिर हमने यहाँ पर ईस्ट एशिया की बात करी तो उसमें हमने देखा कंबोजा अंपायर, शैलेंद्र अंपायर। शैलेंद्र ने देखा कि वो 7th से 10th सेंचुरी रहा, फिर श्री विजय अंपायर आया जो आगे तक चलता रहा। फिर हमने देखा काम्बोजा अंपायर, काम्बोजा, और वो किसको, कंबोडिया और वियतनाम की बात कर रहा है, वो 15th सेंचुरी तक चलता रहा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम जो देख रहे थे स्टार्टिंग में कि 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक की कहानी, 1000 साल में बहुत सारी चीज़ें बदली, तो वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कैसे यूरोप में चीज़ें बदली, कैसे अफ्रीका में बदली, कैसे अरब्स में बदली, कैसे साउथ ईस्ट एशिया में बदली, कैसे चाइना में बदली, और इन सब का इम्पैक्ट इंडिया पड़ा। अरे ऐसे समझ लो कि आज की डेट में भी अगर हम इंडिया, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी इज राइट नाउ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अब यूएसए में कोई और प्राइम प्रेसिडेंट है, कभी प्रेसिडेंट वहाँ बदल जाता है तो इंडिया के संबंध अलग तरीके से चलेंगे, है ना। इराक के प्रेसिडेंट के साथ, अगर इराक के प्रेसिडेंट डेथ हुई है तो हमारे अब जो भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर प्रेसिडेंट बनेगा हमारे टर्म्स अलग तरीके से चलेंगे। तो वही चीज़ है यार कि वर्ल्ड में, आउटसाइड वर्ल्ड में जैसे जैसे चेंजेस होंगे, चूंकि हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे इंटरनली भी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। यही चीज़ आपको चैप्टर नंबर 1 बताता है, बस दैट्स इट। तो अब मेनली क्या है चैप्टर नंबर 1 में, इंडिया को छोड़कर, इंडिया के जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो मेडिसिन की किताबें थी, हम जो चरक संहिता की बात करते हैं, है ना, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, सूर्य सिद्धांत की बात करते हैं, सब चीज़ें जो थी वो इंडिया से बाहर फैली, अरब्स को गई, अरब से यूरोप फैली, तो बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया की थी वो बाहर गई, बहुत सारी चीज़ें बाहर की थी वो इंडिया में आई, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमें इस चैप्टर में मेजरली जो बात करी वो आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बात करी है ना, इंडिया की कम है। दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा पोर्शन क्या होता है ना, कम पूछने वाला हो जाता है, क्योंकि ये यूरोपियन हिस्ट्री हो गई, है ना, ये अरब की हिस्ट्री हो गई, तो उन सब चीज़ों में नहीं जाता है यूपीएससी, राइट। बट ठीक है भाई, इतना फुल्ली क्लेम करके नहीं बोलूंगा, बिकॉज यू नेवर नो, कभी आपको इस तरह का वर्ड यहाँ पर लिख के आ गया, मजापत अंपायर किस कंट्री में रूल कर रहा था, तो एनसीईआरटी का पार्ट है, तो कभी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई कहीं से भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया यहाँ पर शैलेंद्र अंपायर कहाँ का था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कहाँ की बात हो रही है, साउथ ईस्ट एशिया, आपको विग आइडिया रहेगा ओके इन दिस एरिया की बात यहाँ पर हो रही है। कंबोजा अंपायर क्लियर होना चाहिए, कैम्बोडिया की बात कर रहा है या वियतनाम की बात कर रहा है, साउथ वियतनाम की बात कर रहा है, ठीक है, किस पीरियड में, तो ये आपको रफ आइडिया यहाँ पर होगा। सो दैट इज वाई ये इस तरह का चैप्टर है, इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और है नहीं।
ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, बट आप लेक्चर के साथ फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है ऑलरेडी, है ना। जो आपको नहीं समझ में आएगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे अरब्स की चीज़ें थी, मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दी है, यूरोप की चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई कर दी हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया और इन सब चीज़ों में जो है, इन सब चीज़ों में जो है वो ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। तो दिस इज इट विद द चैप्टर। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, जहां पर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को इन रियल सेंस में स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है, विद द 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, गुर्जर, प्रतिहार, राजकोट, पालाज, इन सब के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में चीज़ें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो डाउट्स है वो जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप चीज़ें पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।